हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने 12th बायोलॉजी का बैच शुरू कर दिया और हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले, ठीक है। हमारा सेकंड लेसन चल रहा था। कौन सा लेसन है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स की बात चल रही थी और आज मैं लेके आ गया हूं लेक्चर नंबर 8। इसका मतलब ऑलरेडी 7 लेक्चर्स पहले से हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जो कि आप जाके देखना इसके पहले, ठीक है। ये देखने से पहले आप वो सारे वीडियोस लेक्चर भी जाके देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में और उन्हीं को, ठीक है, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? गैमीटोजेनेसिस पढ़ा रहा था मैं आपको, ठीक है। कितने गैमीटोजेनेसिस होते हैं? जनरली 2 गैमीट कितने होते हैं? 2 गैमीट होते हैं। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। गैमीट कितने होते हैं? 2 गैमीट होते हैं। तो एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का नाम मैंने क्या रखा था? स्पर्म, ठीक है। मैंने तो रखा क्या है, साइंटिस्टों ने रखा है, ठीक है। मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं, ठीक है। मेल गैमेट की जो बनाने की प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट की बनाने की प्रोसेस क्या कहते हैं? oogenesis। तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, सही बात है। हम लोग ने स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलरेडी पूरा का पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ने पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है। देख, एक बार वापस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि oogenesis में भी इसका बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। वैसे तो oogenesis बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन मेनली जो प्रोसेस है ना, जिस मतलब माइटोसिस हुई फिर मियोसिस हुई, ऐसा ही थोड़ा बहुत कॉमन है oogenesis के अंदर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या बोला था मैंने? सबसे पहला जो सेल होता है वो, उसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। किसके अंदर प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ये स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है? माइटोसिस करता है, ठीक है। माइटोसिस करने के बाद क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होती है? मियोसिस स्टार्ट होती है। अब मियोसिस सबको पता है कि मियोसिस 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर एक्चुअल रिडक्शन होता है और मियोसिस 2 के अंदर रिडक्शन नहीं होता। मियोसिस 2 एज इट इज सेम है माइटोसिस की तरह। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, ठीक है, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो क्या बनता है? सेल, जिसे हम लोग, मैंने क्या नाम दिया था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और मियोसिस 1 ही रिडक्शनल डिवीजन है, इसीलिए यहां पे जो डिप्लॉइड सेल था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हैप्लॉइड सेल के अंदर। इतनी बातें क्लियर है। फिर मियोसिस 2 हुआ था, उसके बाद जो सेल बना था उसका मैंने क्या नाम रखा था? स्पर्मेटिड, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर, शेप और स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो किसके अंदर, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसे की हम लोग स्पर्म कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा था मैंने? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या नाम दिया था मैंने? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। क्या नाम दिया था? स्पर्मियोजेनेसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में। और स्पर्मिएशन भी, स्पर्मिएशन भी मैंने एक टर्म बताई थी आप लोग को। स्पर्मिएशन का जनरली मतलब क्या होता है कि जो अपना स्पर्म होता है उसका जो हेड वाला पोर्शन होता है ना, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो उसका जो हेड वाला पोर्शन होता है ना, वो सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर घुसा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? अपने हेड को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उस चीज को, ठीक है, उस बाहर निकालने की प्रोसेस को ही मैंने क्या नाम दिया था? स्पर्मिएशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग ने स्पर्म बनाना सीख लिया था। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखना है हम लोग को, कि जो बना हुआ स्पर्म है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमें दिखता कैसे है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं आपको डायग्राम खुद बना के दिखाऊंगा और उसके बाद आपकी ही सिलेबस से ये वाला डायग्राम भी मैंने लिया है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि मेरा डायग्राम और आपके जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके डायग्राम में कौन कौन सी चीजें सिमिलर है। सारी चीजें सिमिलर है, वही डायग्राम में अच्छे से आपको बना के दिखाने वाला हूं, ठीक है। मैं क्यों बनाता हूं हर डायग्राम को? क्योंकि आपका भी प्रैक्टिस हो, आपको भी पता चले कि उनसे डायग्राम को किस डायरेक्शन से बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। बायोलॉजी में डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होता है एज कंपेयर, जब हम लोग बात करें आपके बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत 2-2, 3-3 नंबर के लिए डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर 3 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे जो बड़ा वाला हिस्सा है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इस पार्ट को कहते हैं हेड। लिख दो यहां पे नाम, इसे क्या कहते हैं? हेड, ठीक है। इस हेड के नीचे यहां पे एक और मेजर पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं मिडल पीस, व्हाट वी कॉल मिडल पीस, ठीक है। ये वाला जो बड़ा वाला पोर्शन है इसे मैंने क्या कहा? हेड, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसे मैंने क्या कहा? मिडल पीस। और इस मिडल पीस के नीचे से यहां से एक पतली सी टेल निकली हुई होती है। पतली से क्या निकली हुई होती है? टेल निकली हुई होती है। किसकी? एक स्पर्म की, ठीक है। ये जो हेड है,
ठीक है, ये हेड वाला पोर्शन और ये मिडल पीस वाला पोर्शन ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा रीजन होता है जिस रीजन को क्या कहते हैं, हेड और मिडल पीस के। जनरली हमारे बॉडी में देखो, ह्यूमन की अगर बॉडी को आप अज्यूम करो तो ये मेरा हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये मेरा मिडल पीस है, समझ लो, ऐसा कंपेयर कर लो, ठीक है। तो ये मेरा हेड वाला पोर्शन है और ये मेरा मिडल पीस है। तो इस मिडल दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे एक नेक प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, नेक, ठीक है। तो ये मेनली इन पार्ट्स में डिवाइड होता है। और ये जो फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, इसको कहते हैं टेल। क्या कहते हैं इसे, टेल कहते हैं, ठीक है। तो ये मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो इन 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, सबसे पहला है हेड, ठीक है, हेड के नीचे आता है नेक, ठीक है, नेक, और उसके नीचे आता है ये मिडल पीस, ठीक है, ये बड़ा सा मिडल पीस, और इस मिडल पीस से यहां से एक फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर निकला रहता है जिसे हम लोग टेल कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है ये भी देख लो। इस हेड के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे, एंटीरियर वाले पोर्शन पे, पता है ना, 2 वर्ड मैंने आपको सिखाया ना, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड मतलब ऊपर वाला एंड, ठीक है, और पोस्टीरियर एंड मतलब नीचे वाला एंड। तो इस हेड के एंटीरियर रीजन पे यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ ऐसे शेप का, दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस हेड के एंटीरियर रीजन पे। कहां प्रेजेंट होता है, इस हेड के एंटीरियर रीजन पे। इस चीज को कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसे, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम का मेनली फंक्शन क्या है, एक्रोसोम्स के अंदर बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। एक्रोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जब ये स्पर्म किसी फीमेल ओवम के पास पहुंचेगा, ठीक है, अब उस ओवम के ऊपर भी कुछ लाइनिंग प्रेजेंट होगी, कुछ कवरिंग प्रेजेंट होगी, वो बताऊंगा मैं, उस स्ट्रक्चर में बताऊंगा कौन कौन सी कवरिंग उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो उस कवरिंग को तोड़ने के लिए, ठीक है, उस कवरिंग को तोड़ने के लिए यहां पे कुछ एंजाइम वाले सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस एंजाइम वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम। लिख दूं यहां पे, एक्रोसोम। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। हेड के अंदर मैंने आपको अभी तक एक चीज बताई है जो क्या है, एक्रोसोम, जो कहां प्रेजेंट है, इसके एंटीरियर रीजन पे, ठीक है। इस एंटीरियर रीजन के नीचे, मतलब इस हेड के पोस्टीरियर रीजन पे, यहां पे एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहां पे एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है ये हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है, पीछे देखो, जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा रहा था तो यहां पे मैंने क्या बताया था, इसके अंदर मियोसिस हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n था, और जैसे उसके अंदर मियोसिस 1 हुई तो वो क्या बन गया, हैप्लॉइड सेल बन गया, ठीक है। अब इसी में जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुई तो वो क्या बना, स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड भी क्या था, हैप्लॉइड था, और यही हैप्लॉइड सेल किसमें कन्वर्ट हुआ आगे चल के, स्पर्म में, ठीक है। इस स्पर्मेटिड में से कुछ उसका शेप और स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ था सिर्फ, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है तो ये स्पर्म भी क्या हुए, हैप्लॉइड, ठीक है। मतलब इनके पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इतनी बातें क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पे, ठीक है, यहां पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहां पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो डीएनए प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहां पे लिख दूं मैं, इट इज न्यूक्लियस, ठीक है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, वो भी लिख देना चाहिए था, लंबा सा इलोंगेटेड न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। कहां न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। एंटीरियर पार्ट पे एक्रोसोम और पोस्टीरियर पार्ट पे इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है। जनरली ये क्या है, हैप्लॉइड है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको हेड वाला पोर्शन समझ गया। हेड में 2 ही चीजें हम लोग ने पढ़ी, एक था एक्रोसोम और एक था इलोंगेटेड न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं मिडिल पीस की, तो मिडिल पीस की अगर आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा या फिर कभी सुना होगा तो स्पर्म ना मोटाइल सेल है, ठीक है। मतलब स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह खुद से जा सकता है क्योंकि उसके पास मोटिलिटी है, वो क्या कर सकता है, खुद से आगे बढ़ सकता है। कैसे बढ़ता है, क्योंकि उसकी जो ये जो टेल है ना, ठीक है, ये टेल ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह घूमती रहती है, समझ रहे हो, ठीक है। ये टेल ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह घूमती है। तो इतने घूमने के लिए एनर्जी कहां से आती है, ठीक है। अगर एनर्जी आपको चाहिए तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, जनरली हमारे बॉडी में एटीपी की फॉर्म में। पढ़ा है हम लोग ने, बचपन से पढ़ा है, एटीपी पढ़ा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी बनता कहां पे है, तो जनरली एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस सेल के अंदर, ठीक है, ये भी एक टाइप का सेल है ना, तो इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इसके मिडल पीस में। कहां पे प्रेजेंट होता है, इसके मिडल पीस में प्रेजेंट होता है, वो भी एकदम जिगजैग पैटर्न में। देखो दिखा रहा हूं आपको मैं,
देखो यहां पे प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे पैटर्न में प्रेजेंट होता है, दिख रहा है? ठीक है, ये क्या है? इट इज नथिंग बट अ माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करेगा आगे चल के एनर्जी बनाएगा और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म को मोटिलिटी देगा, जिसके वजह से स्पर्म आगे चल के तैर सकेगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इतनी बातें क्लियर है? ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लिख दो। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब काफी टाइम से आप लोग देख रहे होगे सर यहाँ पे आपने पहले से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मैंने? देखो यहाँ पे, द अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज निबन कर्व। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट दिख रही है, जो मैंने जिगजैग नाम दे दिया, वो मैंने नाम दे दिया ना, लेकिन साइंटिस्टों ने इसका नाम क्या दिया है? निबन कर्व। ठीक है, क्या नाम दिया है इस अरेंजमेंट का? निबन कर्व। ठीक है, कुछ टाइम पहले नीट की एग्जाम में, नीट की एग्जाम पता है ना आपको, जो डॉक्टर बनने के लिए लोग देते हैं नीट की एग्जाम, उस नीट की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि इस अरेंजमेंट को, स्पर्म के अंदर इस अरेंजमेंट को इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया था? इसका नाम क्या है? निबन कर्व। ठीक है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके इतना बॉक्स बना के लिखा हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे चल के नीट की एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, अगर आपका बायोलॉजी में फ्यूचर है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इस मिडल पीस में जनरली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और इसके नीचे ये टेल है। ठीक है, अब ये टेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेल के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजेला। ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के अंदर जनरली मेल के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा सेल होता है, ठीक है, स्पर्म ही एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ऐसा कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर फ्लैजेला है। ठीक है, पूरे ह्यूमंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म ही एक ऐसा सेल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजेला। तो इसके यहां से सेंटर से यहां से सब फ्लैजेला गया रहता है। ठीक है, और ये जो टेल है ये जस्ट इस फ्लैजेला की कवरिंग्स है। ठीक है, लिख दूं यहां पे लिख देता हूं, इतनी बातें समझ में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने नेक का तो बताया नहीं। अच्छा, नेक में दो चीजें प्रेजेंट होती है, दो क्या, एक ही प्रेजेंट होती है, लेकिन वो दो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? दो सेंट्रियोल। ठीक है, एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है इस साइड में, एक सेंट्रियोल थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक सेंट्रियोल थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक वाला जो सेंट्रियोल है वो थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है और एक वाला नीचे। तो दो वर्ड्स होती है, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। ठीक है, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल, यहां पे भी दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। ठीक है, इसे याद रखना है आपको, प्रॉक्सिमल से पास। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, तो इस हैंड में जो ये वाला पोर्शन है ये मेरे बॉडी से पास है, तो मैं इसको प्रॉक्सिमल बोलूंगा। ठीक है, और ये वाला जो मेरी फिंगर्स है ये क्या है? मेरे बॉडी से दूर है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? डिस्टल। ठीक है, तो पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, डी से दूर या फिर डी से डिस्टल। दिख रहा है? तो दो सेंट्रियोल है, एक वाला न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है और एक क्या है? न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट है, तो ऐसे इनका नाम दिया गया है। इस वाले को मैं कहूंगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और इस वाले को क्या कहूं मैं? क्या कहूंगा? डिस्टल सेंट्रियोल। समझ में आ रही है बात? कहां लिखे? यहां लिख देते, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल। इतनी बातें समझ में? ठीक है, अब ये जो फ्लैजेला है, ये जो फ्लैजेला दिख रहा है ना, ये बनाता यही डिस्टल सेंट्रियोल ही है। इस डिस्टल सेंट्रियोल के अंदर से ये फ्लैजेला निकला रहता है। ध्यान दो, यहां पे ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये यहां से इलोंगेट होना शुरू होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बीच बीच से जाता है और यहां से क्या करता है? इस किसको ज्वाइन कर लेता है? सॉरी, यहां से ज्वाइन कर लेता, हाँ, ये फ्लैजेला को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इतनी बातें। वो वाला डायग्राम मिट गया, गलती से मिट गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। यही है एक बेसिकली स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन कौन सी चीजें मैंने समझी? तीन मेजर पोर्शन मैंने इसको डिवाइड किया था। एक था हेड, ठीक है, एक था मिडल पीस और एक मेरी टेल। ठीक है, स्पर्म की टेल, मेरी तो टेल नहीं है। उसके बाद इस जो हेड वाला पोर्शन है उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम, जो कि जनरली एंजाइम सिक्रेट करने वाला है। ठीक है, कौन से एंजाइम सिक्रेट करने वाले आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है इसके नीचे एक एलोंगेटेड न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जो कि हैप्लॉइड है, क्योंकि अपना स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमको प्रोडक्ट मिला है वो हैप्लॉइड ही मिला है।
ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके नीचे नेक है, इसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, एक प्रॉक्सिमल एक है डिस्टल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके नीचे ये मिडल पीस प्रेजेंट है, मिडल पीस में क्या रखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया रखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी बनाना। तो इस स्पर्म को मोटिलिटी देने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। एनर्जी देने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इन अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, निबंधकरण। ठीक है, ये बातें भी समझ में आ जाएगी आप लोग को। उसके बाद ये टेल है, ये टेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये फ्लैजिला बनती कहां से है, तो आपको पता होना चाहिए, ये फ्लैजिला बनती है डिस्टल सेंट्रियोल से। डिस्टल सेंट्रियोल से ये फ्लैजिला कहां से नीचे आती है और यहां से ये इलोंगेट हो जाती है इसकी टेल के अंदर। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ आपके बुक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो, ये 3 मेजर पोर्शन पार्ट में जो उसने डिवाइड किया था, जो मैंने डिवाइड किया था, वही तुम्हारी बुक ने भी क्या किया है, डिवाइड किया है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, हेड। ठीक है, उसके नीचे क्या है, नेक, और नेक के नीचे क्या है, मिडल पीस और फिर टेल। सही बात है। ठीक है, हेड, मिडल पीस और टेल। ठीक है, फिर हेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है एक्रोसोम, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है, पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, फिर उसके अंदर 2 सेंट्रियोल है, एक है प्रॉक्सिमल और एक है डिस्टल। और फिर इस पूरे पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, दिख रहा है ऐसे जिगजैग जिगजैग, इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे क्या प्रेजेंट है, टेल। ठीक है, समझ में आ रही है, समझ में आई बात। बस ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नाम दिया, ये वाला एंड पीस है जहां पे तुम्हारा टेल खत्म हो जाएगा, वो एंड पीस है, एंड पोर्शन है। और जहां पे तुम्हारी इलोंगेटेड टेल रहेगी वो क्या है, प्रिंसिपल पीस है, मतलब मेन पीस है। ठीक है, तुम्हारी टेल का मेन पीस क्या है, प्रिंसिपल पीस, और जहां पे खत्म हो जा रही है पीस उसे क्या कहेंगे, एंड पीस। इतनी बातें समझ में। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा हुआ मैंने, ईच इजैकुलेशन। ठीक है, अगर मैं हर एक नॉर्मल पर्सन का एक इजैकुलेशन की बात करूं, तो हर मैन के एक इजैकुलेशन में अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं। कितने, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर एक स्पर्म काउंट की बात करूं तो हर मैन, ठीक है, हर बॉय मिलियनेयर है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, सो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं। अगर इस स्पर्म को आगे चल के फर्टिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो इसके अंदर इन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% की नॉर्मल साइज एंड शेप होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। 60% की क्या, नॉर्मल साइज और नॉर्मल शेप होनी जरूरी है। ठीक है, और उसमें से भी 40% में विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। विगरस मोटिलिटी मतलब ऐसे उसका पूंछ घूमता रहेगा और वो अंदर जाते रहेगा। सही बात है। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करती है तभी आगे चल के ये स्पर्म वहां तक पहुंच पाएगा, कहां तक, ओवम तक। ठीक है, देख रहे हो कितने स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं एक इजैकुलेशन में। लेकिन फर्टिलाइजेशन कितना स्पर्म कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म कर रहा है। तो कितनी बड़ी रेस लगी हुई है इन स्पर्म्स के बीच में। सही बात है, सही बात है। आ जाओ, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है oogenesis का। ठीक है, oogenesis का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। सही बात है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, या फिर फीमेल गैमेट क्या है, ओवम, तो मैं ओवम लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis, जिसमें जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और ऊ का मतलब होता है ओवम। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो oogenesis बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कहां कहां पे होती है, तो oogenesis बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस की। प्रोसेस भले सेम है। ठीक है, प्रोसेस भले सेम है, उसमें भी स्पर्मेटोगोनियम थे, यहाँ पे भी ooगोनियम होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी माइटोसिस होने के बाद, स्पर्म्स के अंदर माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी ऊ साइड बना था। ठीक है, सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बना था, तो इसके अंदर भी प्राइमरी ऊ साइड ही बनेगा। प्रोसेस भले सेम है, ठीक है, लेकिन लोकेशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है oogenesis की। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, oogenesis होता कहां पे है फीमेल में, तो मेल में याद करो, मेल में कब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता था, याद करो कब शुरू होता था स्पर्मेटोजेनेसिस, जब एक मेल की प्यूबर्टी आती थी। कब आती थी, अराउंड 12 to 13 ईयर के बीच में। सही बात है, एक 12 to 13 ईयर का जो बॉय है, ठीक है, उसकी जब प्यूबर्टी हिट होगी तो उसके हाइपोथैलेमस से ग्लैंड सिक्रेट होना शुरू हो जाते थे। कौन सा ग्लैंड, जीएनआरएच, बताया था मैंने। फिर ये जीएनआरएच आगे चल के पिट्यूटरी पैक करता था और पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करता था। कौन कौन से, एलएच और एफएसएच। फिर वही एलएच, ठीक है, एलएच का एक और नाम बताया था मैंने, आईसीएसएच, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जाके किसको इन्फ्लुएंस करता था, किसको इन्फ्लुएंस करता था, अपना इसके अंदर लेडिक सेल्स को इन्फ्लुएंस करता था, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू होता था, और तब जाके स्पर्म की फॉर्मेशन शुरू होती थी, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती थी किसके अंदर, मेल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन ये चीज
oogenesis के अंदर नहीं होती है। ठीक है, oogenesis आप लोग को पता है कब शुरू होता है? आप गेस कर सकते हो। ठीक है, जब एक फीमेल फीटस होती है, ध्यान से सुनना, तो मिटा देता हूं। जब एक फीमेल फीटस होती है, आपको फीटस पता है क्या होता है? ठीक है, एक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो पता है? अब देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के ज्वाइन होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद क्या बना? जाइगोट। ये सबको आता है। ठीक है, ये जाइगोट आगे चल के क्या करेगा? क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। बनाना सीखेंगे हम लोग जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना हम लोग, तो इसमें बनाना सीखेंगे कौन कौन से स्टेप्स है, कौन कौन से कैसी कैसी ट्राइमेस्टर चीजें चलती रहती है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के फर्टिलाइजेशन वाले लेसन में। ठीक है, डेवलपमेंट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना समझ लो। ठीक है, ये एम्ब्रियो आगे चल के बनाता है फीटस, और ये फीटस किसके अंदर रहता है? ठीक है, एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर रहता है, उसकी मम्मी के अंदर रहता है। ठीक है, तो जब एक फीमेल फीटस के रूप में रहती है, समझ में आ रही बात? जब एक फीमेल फीटस के अंदर है, मतलब एक फीमेल गर्ल चाइल्ड है जो अपनी मम्मी के अंदर है, पेट में है। ठीक है, उसी टाइम से इसका oogenesis शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, कितनी चालाक है ये। कहां इसका शुरू हो रहा है? जब ये फीमेल कहां पे प्रेजेंट है? एक फीटस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो यहां पे। अब आप लोग बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? ओवरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? जो क्या बनाता है? गैमीट बनाएगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, साथ ही साथ हार्मोन का करेगा। ठीक है, तो कौन सा होता है? ओवरी होता है। सही बात है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ओवरी है एक फीटस की। ठीक है, एक फीटस की ओवरी की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, इस पूरे पोर्शन को स्ट्रोमा कहते हैं, इसका बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे मेडुला कहते हैं, और साइड वाला कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जनरली मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अपना ब्लड वेसल्स ही प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर कुछ कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन सेल्स को कहते हैं ऊगोनियम। क्या कहते हैं इसे? ऊगोनियम कहते हैं। ठीक है, ये जैसे मेल्स के अंदर था स्पर्मेटोगोनियम, वैसे ही फीमेल्स के अंदर क्या है? ऊगोनियम। अब ये जो प्रोसेस है, मेल्स के अंदर देखा था ऊगोनियम के अंदर माइटोसिस होना शुरू हुई थी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें मेल्स के अंदर कब हो रही थी? जब वो प्यूबर्टी हिट कर रहा था। लेकिन ये जो आगे का प्रोसेस है, oogenesis का प्रोसेस है, ये कब हो रहा है? जब एक फीमेल किसके अंदर प्रेजेंट है? एक फीटस के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पढ़ लेते कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, एक फीमेल फीटस के अंदर है, सबसे पहला उसका ऊगोनियम, ये एक स्टेम सेल है। ठीक है, ऊगोनियम क्या है? स्टेम सेल। स्पर्मेटोगोनियम भी एक स्टेम सेल था। स्टेम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स सेल डिवीजन कर सकते हैं, माइटोसिस कर सकते हैं, और अपने नंबर्स को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज करवा सकते हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स। ठीक है, दीज आर ऑल्सो डिप्लॉयड। ये भी क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, ये सबसे पहले, अब देखो ये एक फीटस के अंदर हो रहा है, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये फीटस के अंदर ही क्या शुरू हो जाता है? माइटोसिस शुरू हो जाता है। माइटोसिस शुरू हो गया। ठीक है, ऊगोनियम के अंदर क्या शुरू हो गया? माइटोसिस शुरू हो गया। जैसे ही माइटोसिस होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेल में याद करो, मेल में क्या था? स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनता था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ऊगोनियम में, इसमें फीमेल में क्या बनेगा? प्राइमरी, क्या बोलो? प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, ये सारी चीजें फीटस के अंदर हो रही है। ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे माइटोसिस कर लिया, अब नेचर परेशान हो गई। ठीक है, नेचर बोल रही कि यार अभी तो तू एक फीटस है। ठीक है, तू कैसे oogenesis शुरू कर सकती है? लेकिन फीमेल बोलती है मैं करूंगी। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस शुरू हो गई। अब ये माइटोसिस के बाद ये जो प्राइमरी फीमेल है, ये भी क्या है? 2n है। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस के बाद क्या होता है? नंबर कम नहीं होते ना क्रोमोसोम के नंबर सेम ही रहते। ठीक है, अब ये मियोसिस भी स्टार्ट कर दी। इसके बाद क्या होता है? मियोसिस 1। तो ये मियोसिस 1 भी क्या करती है? फीमेल स्टार्ट कर देती है, लेकिन नेचर क्या करती है? इस मियोसिस 1 को स्टॉप कर देती है यहीं पे। ठीक है, अब मियोसिस 1 में भी देखो, मियोसिस 1 के 4 फेज होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो कहां पे स्टॉप होता है? ये स्टॉप हो जाता है प्रोफेज 1 में। ठीक है, ये टर्मिनेट कर दिया जाता है, ये प्रोसेस बंद कर दी जाती है किसके अंदर? प्रोफेज 1 में। मतलब अभी भी ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं हुआ है। चाहिए, अभी भी ये क्या है? प्राइमरी oocyte ही है। तो यहां पे बना लू मैं, देखो
ये उस फीमेल का फीटस, फीटस का ओवरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या बन गए हैं अब इसके अंदर बन चुके हैं प्राइमरी oocyte, दिख रहा है, ठीक है। पहले क्या थे, ये oogoनियम थे, यहाँ छोटे छोटे oogoनियम प्रेजेंट थे। ये oogoनियम के अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब ये आगे भी चाहते थे कि मैं आगे मियोसिस भी कर लूं और आगे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी बना दूं, सॉरी सेकेंडरी oocyte भी बना दूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। नेचर ने क्या किया, इस चीज प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। ऐसा होने के बाद इन सेल्स के ऊपर, ठीक है, ये जैसे ये प्रोसेस स्टॉप होती है, वैसे ही इन सेल्स पे क्या हो जाती है, यहां पे एक दूसरे सेल की लाइनिंग आ जाती है, यहां पे इसको दूसरे सेल क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, दिख रहा है क्या है, ये अंदर वाला क्या है, प्राइमरी oocyte, अंदर वाला क्या है, प्राइमरी oocyte, और इसके आजू बाजू एक स्ट्रोमा सेल की क्या हो जाती है, कवरिंग हो जाती है। इन सेल्स को कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल, व्हाट वी कॉल ग्रैनुलोसा सेल। समझ में आ रही है बात। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे, जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर, एक तो प्राइमरी oocyte है और साथ ही साथ क्या है, ग्रैनुलोसा सेल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करने लगते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, एक तो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। जैसे ही इतनी चीजें कंप्लीट होती है, ये जो फीटस बेबी थी ना, ठीक है, इसका पास्चुराइजेशन हो जाए। पास्चुराइजेशन मतलब क्या, नॉर्मल वर्ड में हम लोग कहे डिलीवरी हो जाती है इस बेबी गर्ल की, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इसके बॉडी के अंदर इस ओवरी के अंदर कोई दूसरे चेंजेस या दूसरा कोई डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। इसका अगला डेवलपमेंट कब होगा, जब ये फीमेल क्या होगी, मेच्योर होगी और इसका प्यूबर्टी हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो जो अभी हम लोग ने पढ़ी, बस उसका रिकैप करते हैं और ये लेक्चर को आज खत्म करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, oogoनियम था, ठीक है। ये क्या था, oogoनियम, इसके अंदर हुई माइटोसिस, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, सही है बात, ठीक है। प्राइमरी oocyte से भी मियोसिस स्टार्ट ही होने वाली होती है, लेकिन क्या होती है, नेचर उसे बंद करवा देती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सही है। क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में दो चीजें हैं, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर है और एक प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद एक बेबी क्या हो जाती है, डिलीवरी, ये वाला डिलीवरी वाला पोर्शन, पास्चुराइजेशन, ठीक है। अब यहां से लेके जब एक फीमेल मेच्योर नहीं होती, अब समझो ये वाला एज है जब उसकी प्यूबर्टी आई, ये एक एज है जब उसकी प्यूबर्टी आएगी, अराउंड 12 to 13 ईयर्स में, ठीक है, 12 to 13 ईयर्स में उसकी प्यूबर्टी आएगी। तो इस टाइम के पीरियड के बीच में, ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच में उसके बॉडी में जनरली कोई भी डेवलपमेंट देखने में नहीं मिलती। उल्टा और क्या होता है पता है, ये जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए थे ना, वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगते हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं। और जब प्यूबर्टी के टाइम पे इस फीमेल के अंडर अराउंड 60 to 80 के ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचे हुए रहते हैं, बाकी सारे के सारे क्या हो चुके हैं, डीजेनरेट हो चुके हैं, ठीक है। जब एक फीमेल oocyte के रूप में थी तो इसके अंदर लाखों oogoनियम प्रेजेंट थे, ठीक है, लाखों oogoनियम, बहुत सारे oogoनियम प्रेजेंट थे। लेकिन जब इसका पास्चुराइजेशन हो गया, वहां से लेके प्यूबर्टी के बीच में इसके पास सिर्फ कितने बचे हुए हैं, 60 to 80 के, मतलब बाकी के सारे क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, ठीक है। इसके आगे की जो कहानी है, आगे का जो स्टेप है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। 1 मिलियन पहुंचना है ना, 900 के ऑलरेडी हो चुके हैं और हमें कहां पहुंचना है, अब 1 मिलियन, हमारा नेक्स्ट स्टेप वही है, ठीक है। चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आने वाले वीडियोस के लिए, अगर आपको आने वाले वीडियोस भी चाहिए इसके, ठीक है, तो अपने बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।